तो चलिए इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एंड हेलो टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने भी इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया है। इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं वीपी सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हें नमन करना चाहूँगा। उन्हें नमन करना चाहूँगा। वो हमारी वो बहुजनों की वो हमारे हम जैसे बहुजनों की आवाज़ बने और हम जैसे बहुजनों को आरक्षण की ताकत जी, जिसके बदौलत आज मैं देश के सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहा हूँ और आप तक आपकी आवाज़ पहुँचा पा रहा हूँ। तो अब उन्हें मैं नमन करना चाहूँगा। तो अब आइए जिस काम से हम एक साथ जुड़े हैं उस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर कोई छात्र अगर 12th की एग्ज़ाम देता है, वो किसी भी बोर्ड से हो सकता है और किसी भी स्टेट से, तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये जाता है कि हम किस यूनिवर्सिटी को चुनें अपने आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए किस यूनिवर्सिटी को चुनें जो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम उज्जवल मेहता है और मैं अभी बीए ऑनर्स का छात्र हूँ। बीए ऑनर्स का छात्र हूँ, जेएनयू में ही पढ़ता हूँ और बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। कोरियन से अपनी बीए ऑनर्स वहीं से अभी कर रहा हूँ, जेएनयू से ही। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि जेएनयू जैसे संस्थान में आगे अगर आप इंटरमीडिएट के बाद अगर हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो तो आप कैसे वहाँ की तैयारी कर सकते हो और किस तरह से आपका वहाँ सिलेक्शन होगा, आपको कहाँ से पढ़ना है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, वहाँ एंट्री कैसे होती है और वहाँ फ्यूचर स्कोप क्या है, इस पे हम आगे बात करने वाले हैं। तो जेएनयू में आपका एंट्री सबसे पहले वहाँ इंटरमीडिएट कभी नहीं होता है। सबसे पहले आपका वहाँ स्टार्टिंग होता है बीए ऑनर्स से। तो बीए ऑनर्स में ही आप इंटरमीडिएट के बाद वहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू फिल द फॉर्म। आप वहाँ का अगर फॉर्म भरना चाहो तो आप एलिजिबल कैसे हो, आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि आप वहाँ का फॉर्म भर सको। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है कि सबसे पहला आपको इंटरमीडिएट मतलब आपका 12th, बिहार में उसको 12वीं की एग्ज़ाम बोलते हैं। 12th आपका मिनिमम 45 परसेंटेज से आप पास करने चाहिए। 45% से आपका 12th क्लियर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी आप स्ट्रीम से हो, या सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, या स्टेट बोर्ड से हो। आपका मिनिमम 12th में 45 परसेंटेज चाहिए। और ये डिपेंड करता है आपके कैटेगरी पे भी। ज़रूरी नहीं कि जनरल को भी 45% लाना हो, या अगर आप बात करें ओबीसी, एससी, एसटी को, सबके लिए ये बराबर नहीं है। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप प्रोस्पेक्टस में जाके देख सकते हो, और ये हर साल चेंज भी होते रहता है। ज़रूरी नहीं कि इस बार अगर वहाँ का फॉर्म भरने के लिए आपको 45% चाहिए तो अगले बार भी 45 हो। आपको वो चेक करते रहना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में जाके, लेकिन मिनिमम आपको 45% आपके 12th में चाहिए। दूसरा, अगर आप कोई पॉइंट देखें तो बच्चों के मन में सवाल ये होता है कि हम अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या आप कहो तो साइंस बैकग्राउंड से हैं, या कहे तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो हम वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, या चाहे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, या चाहे तो वो पीसीएम हो जो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ आप लिए रहे हो, साइंस हो, आप वहाँ का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। तो ये बात हुई एलिजिबिलिटी की कि आपको कम से कम मिनिमम 45% चाहिए आपके 12th में, और आप किसी भी बोर्ड से हो या किसी भी स्ट्रीम से हो, आप वहाँ का फॉर्म भर सकते हो। ये बात रही एलिजिबिलिटी की। जेएनयू का फॉर्म आप इस बेसिस पे भर सकते हो। एक और सवाल आता है बच्चों के मन में कि एक वहाँ का जो खासियत है, जो किसी को अगर ना पता हो और पता हो भी तो और एक्स्ट्रा आप जान सकते हो, कि अगर आप वहाँ का एग्ज़ाम देते हो तो सबसे ज़रूरी होता है कि 12th के जस्ट बाद आप अगर पास होते हो, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप जस्ट 12th के बाद पास आउट होते हो और एग्ज़ाम देके क्लियर करते हो तो आप P1 कैटेगरी में जाते हो। P2, P3 ऐसे ही है। अगर आपका 12th और ग्रेजुएशन, इसका अगर आपका डिफरेंस अगर आपका कहें तो 2 साल हो, 2 साल से ज़्यादा हो, तो आप P2 कैटेगरी में जाते हो। 2 साल से और 3 साल से ज़्यादा हो तो P3 कैटेगरी में जाते हो। तो ये कैटेगरी को इस तरह से समझ सकते हैं कि आप 12th के बाद जस्ट पास कर जाते हो तो आप P1 कैटेगरी में हो, तो हॉस्टल अलॉटमेंट में आपको ये होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप हॉस्टल अलॉट करवाना चाहते हो और आप P1 कैटेगरी में हो, या कहें तो 12th पास करने के जस्ट बाद आप जेएनयू में एडमिशन ले लिए हो, तो आपको हॉस्टल तुरंत मिल जाएगा। गैप अगर ज़्यादा हो, यानी कि आप 12th के बाद 2-3 साल मान लीजिए कहीं और पढ़ रहे हो और फिर जेएनयू का एग्ज़ाम देते हो, तो आप P2 कैटेगरी में आ जाते हो।
तो उसमें होता ये है कि आपको जैसे कहे तो 6 महीने के बाद हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल मिलने में अगर कैटेगरी की बात करें तो आप जितना लेट वहाँ का फॉर्म फॉर्म भरते हो 12 के बाद, उतना कैटेगरी आपका बढ़ते जाएगा, P1 से P2, P2 से P3, और आपको हॉस्टल मिलने में उतना ही टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 साल मैक्सिमम है। तो हॉस्टल आपको सभी को मिल सकता है। तो एज लिमिट भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो दोबारा वहाँ से ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो। तो आप वहाँ से अगर आप बिहार से ग्रेजुएशन किए हो तो वहाँ से भी ग्रेजुएशन जाके कर सकते हो। एमए भी अगर की हो फिर भी जाके ग्रेजुएशन कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो बच्चों के मन में सवाल होता है कि वहाँ का मीडियम, क्वेश्चन जो वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेन्यू एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मीडियम क्या होता है। तो आपको बता दूँ कि वहाँ का क्वेश्चन का मीडियम इंग्लिश होता है। तो अब कुछ बच्चे जिनका रीजनल लैंग्वेज हिंदी हो या 12th हिंदी से पास आउट हुए हैं, उनके मन में ये सवाल आ सकता है कि मेरा इंग्लिश वीक है तो हम नहीं कर पाएंगे या मेरे को मुश्किलें आएंगी। तो उनको बता दूं कि मैं खुद भी एक हिंदी का छात्र रहा हूँ। 12th मैं भी हिंदी मीडियम से पास आउट हुआ हूँ। तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने जब वहाँ का एग्ज़ाम दिया तो उसमें जो इंग्लिश का लेवल था, क्वेश्चन में जो इंग्लिश का लेवल था वो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो कोई भी बच्चे जो रीजनल लैंग्वेजेस से अपना 12th पास आउट है, वो अगर ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश बेस्ड एग्ज़ाम है तो हमको उसमें दिक्कत आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंग्लिश का जो लेवल है, क्वेश्चन में जो इंग्लिश का लेवल है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है। कोई भी बच्चा आसानी से पढ़ सकता है या आसानी से उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है और समझ सकता है क्वेश्चन को। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। आप ले लो, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया, तो एक नॉर्मल 2 क्लास का भी बिहार का बच्चा या हिंदी बोर्ड का बच्चा आराम से समझ सकता है कि इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि रशिया की करेंसी क्या है। तो इसी तरह से तो घबराने की बात नहीं है कि अगर वो एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में तो हम नहीं कर पाएंगे। मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम का छात्र रह चुका हूँ, तो मैंने भी दिया है और मैंने कोई कठिनाई फेस नहीं किया वहाँ पे। तो आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज से रहो, आप कोई परेशानी उसमें फेस नहीं करने वाले हो। तीसरा सवाल जो मेरे मन में आया था और बाकी भी बच्चों के मन में आता है और मैं सुना भी हूँ कि हम जेएनयू से और किसी स्ट्रीम से बीए कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि बीए बहुत सारे लैंग्वेज से बहुत सारे स्ट्रीम से किया जा सकता है। हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, या आप कहो तो फिज़िक्स हुई। तो इसका जवाब है नहीं। आप जेएनयू से बस लैंग्वेजेस से ही बीए कर सकते हो। लैंग्वेजेस कहने का सेंस हुआ कि वहाँ आपको टोटल 10 लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस से ही बीए कर सकते हो। आप अगर चाहोगे किसी और स्ट्रीम से अगर हम वहाँ से बीए करना चाहें तो आप वो नहीं कर सकते हो। और इंजीनियरिंग वाले छात्र चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ बीटेक, हाल ही के दिनों में वहाँ जेएनयू बीटेक का स्कूल भी वहाँ पे खोला गया है। तो आप अगर जेईई मेंस और एडवांस क्लियर कर सकते हो तो वहाँ बीटेक में आप एडमिशन पा सकते हो। अगर आप चाहो कि दूसरे बीए के कोर्सेज में हम एडमिशन लें तो वहाँ दूसरा कोई जेएनयू आपको दूसरा बीए का कोर्स ऑफर नहीं करता है लैंग्वेजेस के अलावा। अब चौथे का बात करते हैं हम। जैसे कि हमारे मन में एक और सवाल आ सकता है या बच्चों के मन में एक और सवाल आता है कि कितने लैंग्वेजेस से वहाँ पे आप बीए ऑनर्स की डिग्री पा सकते हो। कितने सारे लैंग्वेजेस होते हैं जिनसे हम बीए ऑनर्स की डिग्री पा सकते हैं। तो टोटल लैंग्वेजेस जो जेएनयू आपको ऑफर करता है वो है टोटल संख्या में 10। आपको 10 लैंग्वेजेस से बीए करने का ऑप्शन वहाँ से मिलता है। जैसे कि 10 लैंग्वेजेस आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उन 10ओं को 3 कैटेगरी में जेएनयू डिवाइड करके रखा है। 3 कैटेगरी का है या 3 क्लस्टर में कह सकते हैं हम। तो पहला क्लस्टर होता है यूरोपियन लैंग्वेज का, दूसरा क्लस्टर होता है आपका एशियन लैंग्वेज का, और तीसरा आपका जो क्लस्टर हो या तीसरा कैटेगरी कह सकते हैं हम, वो आपका होता है अरब वर्ल्ड का। तो पहले क्लस्टर की अगर बात करें तो उसमें आपको 4 लैंग्वेजेस ऑफर किए जाते हैं: फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्पेनिश। ये इन चारों में आप ऑनर्स कर सकते हो आप अगर यूरोपियन लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो तो। अगर आप बात करते हैं दूसरे क्लस्टर की जिसमें आपका एशियन लैंग्वेजेस आता है, तो उसमें आप अपना बीए कर सकते हो 3 लैंग्वेजेस से। जैसे कि है चाइनीज़, कोरियन और जापानीज़। इन तीनों लैंग्वेजेस से आप दूसरे क्लस्टर में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर हम तीसरे क्लस्टर की बात करें, तीसरे क्लस्टर जो अरब वर्ल्ड आता है, उसमें आपको 3 लैंग्वेजेस आपको दी जाती हैं, जो कि आपका है अरेबिक, पर्शियन और पश्तो। ये तीनों लैंग्वेजेस तो टोटल मिला के होते हैं 10 लैंग्वेजेस। तो इन 10 लैंग्वेजेस से आप जेएनयू से आप अपना बीए ऑनर्स की डिग्री पा सकते हो या जेएनयू में जाके बीए कर सकते हो। 10 फॉरेन लैंग्वेजेस टोटल हैं वहाँ पे। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप वो चूज़ कर सकते हो। आपको अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हो अगर चाइनीज़ कल्चर से, अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हो कोरियन कल्चर से, तो आप कोरियन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। आप अरब वर्ल्ड से, अगर आप अरब वर्ल्ड में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप अरेबिक लैंग्वेज ले सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपका, इट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस में है उस पर डिपेंड करता है ये।
तो ये 10 लैंग्वेजेस से आप वहाँ बीए कर सकते हो। उसके बाद एक जो सबसे स्पेशल चीज़ जो जेएनयू आपको ऑफ़र करता है, वो है हाउ मेनी चॉइसेस यू कैन ऑप्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर ए बीए फॉरेन लैंग्वेज। तो आप अगर जैसे कि बिहार से बीए करते हो, तो आपको यहाँ मुश्किल से एक ऑप्शन दिया जा सकता है या दिया जाता है, या आप कुछ और भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ पे 3 चॉइसेस ले सकते हो। और अगर आप मेरी मानो, तो आप जब फॉर्म भरने जाओगे, तो वहाँ पे आपको 3 चॉइस पूछा जाएगा कि कितना चॉइस आप लेना चाहते हो इसमें। तो आप लैंग्वेजेस में 3 चॉइसेस को टिक कर दो। 3 चॉइसेस कहने का सेंस, अगर आपका पहला चॉइस, आप सबसे पहले आप अगर आप करना चाहते हो कोरियन, तो आप कोरियन को चूज़ करो। दूसरे नंबर पर अगर आप करना चाहते हो जैपनीज़, जो कि सेकंड क्लस्टर में ही है, तो आप जैपनीज़ को चूज़ करो। तीसरे क्लस्टर में अगर आपको करना हो, मान लिया जाए अरेबिक लेना है, तो अरेबिक चूज़ कर सकते हो। अब चूज़ करने का इसमें अब आपको 3 ऑप्शन दिया क्यों जाता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की, कि आपको ये चूज़ करने वाला ऑप्शन क्यों दिया जाता है? अब 3 चॉइसेस आपको क्यों मिलते हैं? 3 चॉइसेस इसलिए मिलते हैं ताकि आप एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि जैसे आपका पहला चॉइस था कोरियन। कोरियन की कट ऑफ है 75, लेकिन आपको आता है 75 कट ऑफ है, लेकिन आपका आता है 72। तो होगा ये कि आप कोरियन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप दूसरा जो चॉइस लिए हो, मान लीजिए आप जैपनीज़ लिए हो, और जैपनीज़ की कट ऑफ ओबीसी के लिए 72 जाती हो, तो आपका सेकंड क्लस्टर में आपका आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, आप उसमें चूज़ कर लिए जाओगे। तो अगर फॉर्म भरने जा रहे हो, तो आप तीनों का तीनों क्लस्टर में या 3 चॉइसेस तीनों को मार्क करना है। ऐसा नहीं है कि हमको एक लेना है तो हम एक ही को चूज़ करें, आप तीनों को लीजिए। तो ये हो गया आपके चॉइसेस की बात। चॉइसेस आप समझ गए होंगे कि चॉइस करने से क्या होता है, कि अगर पहले वाले में ना हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे वाले कट ऑफ को पार नहीं कर पाए तो तीसरा का अगर कट ऑफ कम है तो उसमें हो जाएगा। तो तीनों चॉइसेस को आप ले सकते हो। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है, जो सारे बच्चों को ध्यान में रहता है, कि जेएनयू का सिलेबस क्या है। जेएनयू का अगर आपको एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को आप ले लो, अगर वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीडीएस हो, तो एक बच्चा एग्ज़ाम को तभी क्लियर कर लेता है, 25% तभी उसका क्लियर हो जाता है, जब वो उस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस जान जाए। तो जेएनयू के बच्चे जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए सिलेबस जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और मैंने किस तरह से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, सिलेबस क्या-क्या थे, आपसे वो उसको साझा करने वाला हूँ। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार का है। आप अगर प्रोस्पेक्टस में जाते हो, जो जेएनयू आपको देता है, jnu.ac.in पे जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस आप ले सकते हो, प्रोस्पेक्टस में क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, आपको वो आराम से उसमें आपको मिल सकता है। लेकिन मैं भी आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस मेनली कहाँ से आएंगे, किस पार्ट से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टस में आपको बस सिलेबस मिलने वाला है, लेकिन कहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछता है सिलेबस में, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो 3 कैटेगरी में आप सिलेबस को बांट सकते हो। सबसे पहला है आपका जीके, दूसरा है आपका इंग्लिश, और तीसरा है रीजनिंग। सबसे ज़्यादा अगर क्वांटिटी में अगर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर किसी क्वेश्चन का पूछा जाता है तो वो है जीके। दूसरा, तीसरा, इंग्लिश और रीजनिंग बराबर मात्रा में पूछे जाते हैं, बराबर क्वांटिटी उनकी होती है क्वेश्चंस की। मान लिया जाए ज़्यादा अगर जीके 40 से लेकर 60 के बीच पूछे जाते हैं, और इंग्लिश और रीजनिंग हमेशा 20-20 या 15-15 के प्रोपोर्शन में पूछा जाता है। तो अब पहले जीके पे बात करते हैं। जीके जो आपका सबसे मेन आने वाला है, सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी जिसको कह सकते हैं, जीके आपका मेनली आने वाला है आपका जिस लैंग्वेजेस को आप पढ़ रहे हो, यानी 10 लैंग्वेजेस। पहले क्या होता था 2019 से पहले, जब क्लस्टर में बटा हुआ था, तो आप अगर एशियन लैंग्वेजेस चूज़ करते हो, तो आपका मेनली क्वेश्चंस जो जितना होता था सारा एशिया से ही पूछा जाता था। जैसे चाइना, कोरिया और जापान, सारा जीके जितना भी होता था इसी से पूछा जाता था। लेकिन अब एग्ज़ाम क्या हो गया है कि 10 लैंग्वेज का एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब है, तो मतलब आप लिए 3 हो या चूज़ किए जाओगे एक, लेकिन जितने बच्चे चूज़ कुछ भी करें, लेकिन एग्ज़ाम 10 का एक ही होगा। तो और आपके चॉइसेस के हिसाब से आपको आपका बीए ऑनर्स की जो भी आप लैंग्वेज चूज़ किए हो, आपको वो मिलेंगे। तो आपको 10 कंट्रीज़ के जीके पढ़ने पड़ेंगे। 10 कंट्री का जीके कहने का सेंस, कि अगर आप रशिया को चूज़ करो, तो रशिया से आपका क्या पूछेगा। रशिया से आप ये देख सकते हो कि रशिया से आपका वहाँ का कल्चर पूछ सकता है, कि कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्योग्राफी है, जैसे उसका ज्योग्राफी में पूछ सकता है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन रशिया। सबसे ऊंचा माउंटेन पीक रशिया में कौन सा है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन रशिया। वहाँ का नेशनल फूड बोल सकते हो, वहाँ का फेमस ड्रेस बोल सकते हो, वहाँ का क्लासिकल डांस बोल सकते हो, किन्होंने रशिया से ओलंपिक्स में मेडल जीता हो, वहाँ के नोबेल प्राइज़ विनर का आपको नाम पूछ सकता है इससे। या आप कहो तो डांस के बारे में पूछ सकता है, नेशनल एनिमल, नेशनल स्पोर्ट्स, ये सारे कुछ आप किसी एक कंट्री से
इस तरह से जीके पूछते हैं। तो आप एक कंट्री के बारे में समझ गए तो 10 कंट्री से आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका जीके का पोर्शन कि आपको इस 10 कंट्री से जीके आने वाले हैं। फिर बात करते हैं इंडिया से जीके। इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया का सबसे पहले आपको करंट जीके पूछेगा कि करंटली इंडिया में चल क्या रहा है। इंडिया में चल क्या रहा है कहने का मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट किस समिट में भाग ले, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन होता है, G20 सम्मेलन होता है, G7 सम्मेलन होता है, तो इन सब में किस में इंडिया भाग ले रहा है, कब ले रहा है, कहाँ पे वो सम्मेलन हुआ। इस तरह से क्वेश्चन इंडिया से आ सकते हैं। करंट में इंडिया से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और इंडिया से एक और क्वेश्चन आपके आने का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ से है, वो ये है कि इंडिया में जो खेल होते हैं वो किसी महान व्यक्ति के नाम से होते हैं। जैसे कि हॉकी का ले लो, तो हॉकी का अगर हम लोग लेते हैं तो मेजर ध्यानचंद के नाम से ट्रॉफी और एक सीरीज़ भी होती है। तो आपका क्वेश्चन उससे आ सकता है, खेल से जुड़ा हो सकता है। या गैलेंट्री अवार्ड जैसे हमारे डिफेंस में मिलता है, परमवीर चक्र, तो किसको मिलता है या क्यों मिलता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका आर्मी का हो गया। आपका यहाँ पे आपका डैम का नाम पूछ सकता है। तो इंडियन जीके में ये हो गया। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। आप इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश में अगर आप प्रोस्पेक्टस में जाकर देखते हो तो मिनिमम आपको 15 से 20 चैप्टर उसमें दिया गया होगा कि इन चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको मेनली फोकस जिस पे करना है वो है आपका सबसे पहला पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। 5 क्वेश्चन उससे आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। दूसरा आपको फोकस करना है एंटोसाइनो पे। एंटोसाइनो कहने का सेंस एंटोनिम सिनोनिम्स आपको पता है, उससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश का सेक्शन नहीं है। तीसरा आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। एक ग्रामर पैटर्न ए एंड द जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है इसका, जो चौथा है, वो है इनकरेक्ट स्पेलिंग्स। जैसे कोई स्पेलिंग आपको गलत करके लिख दिया जाएगा ओकेशन का, और ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि इन चारों में से इसका स्पेलिंग सही कौन है, तो वो चारों में से आपको कोई चूज़ करना है। तो इंग्लिश में यही चारों पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चारों से क्वेश्चन आते भी है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हो तो वो आपको उतना काम नहीं देने वाला है। तो ये जो चारों सेक्शन है इंग्लिश में, आप इसी पे ज़्यादा फोकस करो तो आपका इंग्लिश वाला पार्ट आप आराम से 15-20 क्वेश्चन आप उसमें आराम से सही कर सकते हो और अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में भी 15 से 20 क्वेश्चन, उनकी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन 20 होती है, 15 से 20। तो आप उसमें ये कर सकते हो कि आप मेनली उसमें भी चार पॉइंट्स होते हैं, मेनली 4 से ही आते हैं। एक हो गया ब्लड रिलेशन, जो बिहार के बच्चे जिसमें सबसे माहिर होते हैं। दूसरा आपका हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। तीसरा आपका हो गया पिक द ऑड वन आउट एंड, और चौथा हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को रीअरेंज करना। जैसे कि ABCD कुछ नाम दिया गया, उसमें बीच में से कुछ गायब कर देगा, उसको अरेंज करना। और एक जो इन तीनों में नहीं है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिफिशियल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल लैंग्वेज ये होता है, मस्ट है कि इसमें से 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे। तो आगे हम बुक में इस बुक वाले पार्ट में कि किस बुक से आपको पढ़ना है, उसमें हम इसको आपको क्लियर कर देंगे आर्टिफिशियल लैंग्वेज आप कैसे करोगे। तो आप बुक में पढ़ के आर्टिफिशियल लैंग्वेज सीख सकते हो। आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहने का सेंस ये नहीं हुआ कि उस कंट्री का लैंग्वेज आपसे पूछ देगा। आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है इंग्लिश से ही रिलेटेड होता है, वो कॉमन सेंस पे है कि उसमें आपको रीअरेंज करके, अरेंज करके, काट के, छाट के उसका आंसर निकालना होता है। ये हो गया आपका सिलेबस। सिलेबस मेनली इसी से पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस। जितना आपको हम सेक्शंस बताएं मेनली उसी से आने वाला है। तो फोकस इसी से कीजिए, हार्ड स्टडी मत कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए कि जितने से आए बस उतना ही पढ़े। ये ना कि 2 बुक, 4 बुक, 5 बुक से पढ़ लिए तो 5 बुक से आने वाला आपका नहीं है। अब एक सवाल आता है, हाउ मनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस, अगर BA ऑनर्स का आप फॉर्म भरते हो तो टोटल क्वेश्चंस आपसे 100 पूछे जाते हैं, और 100 क्वेश्चंस आपके 1-1 नंबर के होते हैं। यानी 100 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के। और आपको पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जीके वाला सेक्शन 40 से 60 क्वेश्चन पूछेगा। और अगर आप रीजनिंग और इंग्लिश में आते हो तो वो 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन। हर साल ये पैटर्न चेंज होता है, पैटर्न नहीं चेंज होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होता है। कभी जीके से ज़्यादा, कभी इंग्लिश से कम, कभी इंग्लिश से ज़्यादा, कभी जीके से कम, इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है। तो आप तीनों सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दो। ये नहीं कि जीके से ज़्यादा और तुम जीके पे ज़्यादा ध्यान देते, इंग्लिश पे कम आ रहा है तो इंग्लिश पे कम, बराबर दो, तभी आप अच्छे से सब में अपने नंबर को सिक्योर कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग। तो पहले हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो लैंग्वेज करवाते हैं, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे होती हैं। जैसे इफ्लू का बात करते हैं, EFLU, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। ये भी फॉरेन लैंग्वेज करवाता है। तो वहाँ का अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, वहाँ भी इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे बैठ के आपको टेस्ट देना होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना कि कंप्यूटर है, कभी चलाया नहीं है। आप अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठो, वहाँ पे आपका जो एग्जामिनर होता है, आप उससे भी सिंपली पूछोगे तो वो सिंपली आपको बता देगा कि ऐसे ऐसे करना है। आप 2 मिनट का ये काम है, 2 मिनट में आप समझ जाओगे। ज़्यादा इसमें कीबोर्ड में
कुछ वर्ड्स को दाबना, ये वो नहीं करना। तो बस उसमें सिंपली आप जो सीबीटी टेस्ट होता है उसमें आपको सिंपली ऑप्शन चूज़ करना होता है, एग्जामिनर भी आपका उसमें हेल्प कर देगा। और बात हम नेगेटिव मार्किंग पे कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जेएनयू जो संस्थान है उसमें अगर आप बीए ऑनर्स की डिग्री के लिए आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपकी नेगेटिव मार्किंग उसमें 1 नंबर भी नहीं होने वाली है। यानी कि आप क्वेश्चन अगर कोई रॉन्ग करते हो तो ना उसमें आपको नंबर मिलेंगे, ना आपके नंबर उसमें बढ़ेंगे। तो आपको इसमें पैनिक नहीं करना है कि मेरा अगर कोई क्वेश्चन गलत का हो रहा है तो मेरा उसमें नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको हम यही राय देना चाहेंगे कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 100 क्वेश्चंस है तो 100 को अटेम्प्ट करो। मान लिया जाए 10 आपको 10 मान लिया जाए आपको 10 क्वेश्चंस आपको नहीं आते हो, तो अगर आपका लक सही हो तो उसमें 5 सही भी हो सकता है। इसलिए पूरा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अब एक इसमें सवाल आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी बच्चे के लिए हो, और अपने भी हम एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहेंगे कि किस बुक से पढ़ा जाए। जैसे कि क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बुक्स एंड और स्टडी मटेरियल्स विच कैन बी यूजफुल टू क्लियर द एग्जाम। तो किस बुक से पढ़ना चाहिए। तो हम अब आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे हम किस बुक से पढ़े थे और कैसे पढ़े थे ताकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो एक आर गुप्ता की बुक आती है, एक अरिहंत की बुक आती है। ये दोनों बुक आप एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है फ्लिपकार्ट और अमेज़न, ये दोनों पे आपको उपलब्ध है, इन दोनों पे अवेलेबल है। आप इस पे जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हो और मंगवा सकते हो। मैं भी इन्हीं 2 बुक से पढ़ा था। लेकिन अब आपको हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप सोच रहे हो कि ये 2 बुक पढ़ के आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कि अगर आप चाहो कि यही 2 बुक पढ़ लिए हम मेरा सारा क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो सबसे पहला अगर हम आपको राय देना चाहेंगे, आपको 20 साल का क्वेश्चन भी आपके बुक में आपको अवेलेबल होगा। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले या जो बच्चे पढ़ाई स्टार्ट कर भी चुके हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि सबसे पहले 20 साल का क्वेश्चन सॉल्व करें। वो 20 साल का क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। 20 साल का क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये हो जाएगा। और एक और चीज़ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता है, ज़्यादा नहीं रिपीट होता, 2 3 4 लेकिन रिपीट होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको पढ़े हुए क्वेश्चन आपको आ भी सकते हैं दोबारा, और आपको आइडिया भी मिल जाएगा। बुक आप आर गुप्ता या अरिहंत की आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अमेज़न या फ्लिपकार्ट से जाके ले सकते हो। इससे आपको आपका हाफ आपका क्लियर हो सकता है। आप हाफ इससे श्योर हो जाओगे कि हाफ इससे आ सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जीके का पार्ट बोला था मैंने शुरू में ही बोला था, जीके जिस कंट्री का है 10 कंट्री वाला जीके ज़्यादा पूछता है। तो आप ये कर सकते हो, जो हम भी यही किए थे, आप गूगल कर सकते हो। नेट सभी के पास उपलब्ध है, तो आप गूगल पे जाके उस कंट्री का, जैसे रशिया का विकीपीडिया, रशियन विकीपीडिया खोलो। उसमें आपको वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का करेंसी, वहाँ का ज्योग्राफी, वहाँ का इकोनॉमी, उसका ट्रेड, उसका नेशनल, उसका कैपिटल, उसका प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ वहाँ आपको अवेलेबल है। तो आपको वहाँ से सबसे अच्छा मिलेगा। बुक में आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल नहीं पाएगी, और करेंटली नहीं मिल पाएगी। करंट कहने का सेंस कि करंट सिनारियो में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आपको बुक में नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर से भी बुक होते हैं पब्लिकेशंस। तो आप इस तरह से सारे 10 कंट्री का आप विकीपीडिया पढ़ सकते हो। वही 10 पढ़ोगे तभी आपका जीके क्लियर होगा, हम पहले बता रहे हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ, बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और विकीपीडिया पढ़ना हर एक कंट्री का, 10 कंट्री का। और जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप न्यूज़पेपर रेगुलरली, एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई फालतू सा न्यूज़पेपर नहीं जो बस गवर्नमेंट की तारीफ किए जा रहा है, वो नहीं। कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर चुन लो और इंग्लिश पेपर पढ़ो, ताकि आपका इंग्लिश भी चाहिए हो और आपका वर्ड्स पे कमांड हो, या एंटोसाइनो में भी आपको वो हेल्प कर सकता है। और एक और चीज़ है, न्यूज़ देखा करो। न्यूज़ देखना का मतलब ये नहीं कि गोदी मीडिया चैनल जो लगा है गवर्नमेंट की तारीफ करने में, वो चैनल नहीं। ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल देख सकते हो आप, यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। तो आप ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल रेगुलरली देखा करो, ताकि आपका करंट आपका इससे क्लियर रहे। करंट में वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, ये सभी आपका उससे क्लियर होता रहेगा। तो ये आपका पार्ट था बुक्स का, और बुक्स का था, क्वेश्चंस का था और मटेरियल्स का था। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक बच्चे सवाल पूछते हैं, सॉरी, मुझसे भी कई बच्चों ने सवाल किया था, और मैं भी जब बी ऑनर्स करने वाला था तो मैंने भी सवाल किया था कि मुझे कौन सा लैंग्वेज लेना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं खुद का दूंगा कि जब मैं लैंग्वेज लेने वाला था तो बचपन से अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेन मेरे दिमाग में हमेशा होता था। वहाँ के कल्चर को लेके, फूड को लेके, वहाँ के लोगों को लेके, वहाँ की मूवीज़ को लेके, वहाँ के सॉन्ग को लेके, उसका इन्फ्लुएंस मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा था। तो स्पेन मेरा जो
इन्फ्लुएंस मेरे पास स्पेन का ज़्यादा था, बट अपने एक सीनियर से मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कह दिया कोरियन ले ले, कोरियन में ज़्यादा स्कोप है। कोरियन हम ले लें, जबकि स्कोप जो है, स्कोप सारे लैंग्वेज में इक्वल है। तो मैंने कोरियन लैंग्वेज लिया। मेरा इंटरेस्ट स्पेनिश में था, स्पेन में था, लेकिन मैंने लिया कोरियन लैंग्वेज। तो आगे चल के आपका होता ये है कि आप 5 सालों तक, सॉरी फिर से, 5 सालों तक आप ये कोर्स करने वाले हो। 5 साल कहने का सेंस कि इंटीग्रेटेड आपका ये कोर्स होता है। तो 5 सालों तक आपको यही कोर्स पढ़ना है। तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आप किसी के कहने पे वो कोर्स ले लेते हो, तो आप, मेरे को नहीं लगता कि 5 साल उसमें अच्छा स्कोर करने वाले हो और आपका एकेडमिक्स उतना अच्छा होने वाला है। तो आप वही लैंग्वेज चूज़ करो जिसमें आपका बचपन से इंटरेस्ट हो, या आप वहाँ के किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो, वहाँ का कल्चर, फूड, या वहाँ आप जाना चाहते हो, इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो, आप उसी लैंग्वेज को चूज़ कीजिए जो आपकी नज़र में अच्छा हो। क्योंकि लैंग्वेज, सारे के सारे लैंग्वेजेस अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कोरियन ले लो, रशियन ले लो, तो आप वो ले लो। आपको जो अच्छा लगता है वही लैंग्वेज लो। या कोई आपको कभी सजेस्ट करे कि ये लैंग्वेज ले ले, तो आप उस बात को कभी मत सुनना। आप जिस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड हो, जिस कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड हो, जहाँ के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो, आप उसी लैंग्वेज को चूज़ करें। तो इस पे राय देना बेवकूफ़ी होगी कि आप कौन सी लैंग्वेज लो। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप्स इन डूइंग बीए इन फॉरेन लैंग्वेज। तो अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक, बीए किसी और स्ट्रीम से करना, जैसे हम कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि आप कर सकते हो इससे, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, और एक बंदा करता है अपना बी ऑनर्स करता है लैंग्वेज से। तो अगर आप सिंपल बीए करते हो तो आपका उसमें जॉब कभी नहीं लगने वाला है। क्योंकि बिहार में ही आप देख लो, सब बीए करते हैं, घर में बैठ जाते हैं। ऊपर से बीए 4 साल में करो, ऊपर से पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं बिना नन अटेंडिंग क्लासेस में। तो आप अगर इसमें देखो तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, और कैसे है ये भी बताते हैं। आपको इसमें प्राइवेट जॉब मिल सकती है, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज़। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हो प्राइवेट जॉब में। अगर आप कोरियन, जैसे कि मैंने कोरियन लैंग्वेज लिया है, तो उसकी जो कंपनी इंडिया में है, सैमसंग है, किया है, ये जो सबसे बड़ी कंपनीज़ है, इसमें आपको आसानी से जॉब लग सकता है। आसानी से जॉब इसलिए लगेगा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज करवाने वाली यूनिवर्सिटीज़ या संस्थान बहुत कम है, और इसमें स्कोप या जॉब बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे जब करने वाले कम होंगे और स्कोप ज़्यादा होगा, तो नौकरी मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, या चांसेस सबसे ज़्यादा उसी में होंगे। तो फॉरेन लैंग्वेज करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि प्राइवेट में जॉब, आप किसी भी लैंग्वेज से जॉब करो, किसी भी लैंग्वेज को आप चूज़ करो अपने ऑनर्स के लिए, आप बीए के बाद आराम से आपको उसमें जॉब मिल सकती है। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी लगभग लगभग सब में सेम होता है, और किसी और प्राइवेट जॉब से अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो वो मेनली 50,000 प्लस ही होता है। तो आप अगर इंजीनियरिंग कर लो तो उसमें आपको 20,000 मिलेंगे, और अगर इससे बस बीए ऑनर्स कर लो तो आपका इसका सैलरी, अच्छा सैलरी भी पाओगे। और इसमें एक और अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब भी आपको इसमें मिलता है। जैसे डीएफओ में, हाल ही में जेएनयू में एक प्लेसमेंट सेल है। एक और है कि वहाँ पे डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, जिसके थ्रू बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, और उनको आगे चल के उनको प्राइवेट जॉब में भी उनको भेजा जाता है, यानी प्लेसमेंट दिया जाता है वहाँ से। तीसरा, अगर प्लेसमेंट सेल के थ्रू आपका जॉब नहीं लगता है तो आप प्राइवेट जॉब में जाके डायरेक्ट इंटरव्यू भी दे सकते हो। आपको वहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। जैसे कि आप एसएससी करते हो, रेलवे करते हो, उसमें अगर इंटरव्यू भी, किसी में इंटरव्यू भी है, एग्जामिनेशन भी दो, सब कुछ है। तो लेकिन अगर आप लैंग्वेज से बीए कर लेते हो और आप जाते हो जॉब लेने प्राइवेट में, अगर आपको मान लीजिए प्लेसमेंट कैंपस से नहीं हुआ तो आप सिंपली वहाँ इंटरव्यू जाके दो। आपका लैंग्वेज में कमांड अच्छा है, आपकी फ्लुएंसी अगर अच्छी है, तो आपको उसी समय वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, बस इंटरव्यू के बेसिस पे। तो गवर्नमेंट में भी जॉब है, प्राइवेट में भी जॉब है, आप एम्बेसी में भी जाकर जॉब पा सकते हो। और जॉब से अगर हम अलग बात करें तो आपका करियर अपॉर्चुनिटी या का हायर स्टडीज़ के लिए आप फॉरेन जा सकते हो। कहने का सेंस, अगर हम कोरियन लैंग्वेज लिए तो बीए के बाद या बीए करते के समय ही बहुत सारे स्कॉलरशिप उस कंट्री के आते हैं, यानी कोरियन कंट्री के यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आते हैं, जिसको आप फिलअप करके आप वहाँ आराम से फॉरेन में जाके पढ़ने का आपको चांस, मौका मिल सकता है। तो आप फॉरेन में पढ़ने भी जा सकते हो इसके थ्रू, जो आप नॉर्मल बीए करके कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। फॉरेन जाना कोई आम बात नहीं है, खासकर पढ़ने, वो भी फ्री में, कभी आसान नहीं होता है। खासकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो। तो स्कोप अगर फॉरेन लैंग्वेज में बात करें तो हर एक सेक्टर से सबसे ज़्यादा है इसमें। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट विच इज़ गिवन टू द इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन। जो पिछड़ी जाति से आते हों या गरीब फैमिली से हों, उनको इसमें क्या फ़ायदा मिलता है एग्ज़ाम देने में।
तो आपको ये होता है वहाँ पे कि आप जब अगर एग्ज़ाम वहाँ देते हो और ख़ासकर जब आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप वहाँ पे टिक कीजिए, वहाँ पे बीपीएल कैटेगरी से आप हो। अगर आप बीपीएल कैटेगरी से हो, तो आपका थोड़ा पैसा कम लगेगा भरने में। अगर आप एससी एसटी हो, थोड़ा उससे ज़्यादा लगेगा। ओबीसी उससे थोड़ा ज़्यादा, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो सबसे ज़्यादा। तो आपका यहाँ पे एक ये फ़ायदा है। दूसरा आपका है कि आपको 5 नंबर आपको कोटाइल डिस्ट्रिक्ट पे होने से मिलते हैं। कोटाइल डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट से होने पे मिलते हैं। पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट कहने का सेंस, मैंने अपना ट्वेल्थ अपना हाजीपुर से किया था, तो हाजीपुर कोटाइल डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर मेरे 70 मार्क्स आते हैं और मैं कोटाइल डिस्ट्रिक्ट से ट्वेल्थ कर रखा हूँ, तो मेरे 5 नंबर उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। मेरा अगर 70 आ रहा हो, मेरे बगल वाले का भी 70 आ रहा है, वो कोटाइल डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो उसका 70 ही रहेगा। लेकिन हम कोटाइल डिस्ट्रिक्ट से ट्वेल्थ पास आउट है, तो मेरा उसमें 5 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर आप किसी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से हो, या अगर फिर डेप्रीवेशन पॉइंट होता है, अगर आप ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, तो उसको आपको अलग पॉइंट मिलते हैं। तो अगर आप और एक और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ये ऐड कर सकते हो आप कि एक स्कॉलरशिप होती है वहाँ एमसीएम। एमसीएम का दूसरे लैंग्वेज में अगर किसी को ना समझ में आए तो स्कॉलरशिप होती है। जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनके फैमिली उनके पढ़ाई का खर्च बेयर नहीं कर सकते हैं, तो उनको 2000 रुपया स्कॉलरशिप पर मंथ मिलता है। जेएनयू आपको, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन 2000 पर मंथ वहाँ से एमसीएम आपको मिलेगी। तो आप अपना खर्चा, अपने खाने का खर्चा आराम से, इस पे आगे जेएनयू में क्या खर्च होते हैं या पढ़ाई में कितने खर्च है, वो आगे हम बात कर सकते हैं। तो 2000 रुपये आपको पर मंथ आपको एमसीएम मिलेगा। अब इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ता है, व्हाट आर द बेनिफिट विच आर गिवन टू द वुमेन और फीमेल कैंडिडेट्स। तो अगर कोई महिला साथी हमारी हो जो कि जेएनयू का एग्ज़ाम देना चाहती हैं, तो अगर वो फॉर्म फिलअप करती हैं और वो महिला हैं, तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं मेल के बराबरी पे। अगर मेल में देखा जाए तो मेल कैंडिडेट को 5 नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन 5 नंबर फीमेल को दिए जाते हैं, और दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे वर्ग में, हमारे सोसाइटी में जो सबसे शोषित वर्ग है वो महिलाओं का ही है, तो उनको मिलना भी चाहिए। और अगर मेरी माने तो सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए और हर जॉब में मिलना चाहिए। तो 5 नंबर, अगर आप हमारी महिला साथी और बीए करना चाहते हो, तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे मेल के अनुपात में। आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो आपको आगे बढ़ाया जा रहा है अच्छे से। अब एक और क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज़ द एडमिशन फ़ी एंड एक्सपेंडिचर्स इन जेएनयू। कहने का मतलब कि जेएनयू में आपके रहने का, खाने का, एडमिशन का, पढ़ाई का कितना खर्च आपको उठाना पड़ता है। तो अगर हम बोले, जेएनयू इंडिया का सबसे अच्छा संस्थान, या कहें तो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। और कहो तो अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, सबसे अच्छा एजुकेशन और सबसे सस्ता एजुकेशन बस जेएनयू का है। पूरे इंडिया की बात करो तो अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहो, मेडिकल में जाना चाहो, तो किसी गरीब वर्ग का, गरीब मध्यम वर्ग का या गरीब वर्ग का छात्र कभी भी वहाँ जाके पढ़ नहीं सकता है। और अगर आप जेएनयू को चूज़ करते हो, तो अगर आप फ़ीस की बात करें, तो ये 100 से लेके 300 के बीच का होता है। यानी एक सेमेस्टर का फ़ीस बस आपको 100 से 300 के बीच आपको देना पड़ता है। हॉस्टल चार्जेस की बात किया जाए तो आपको 6 महीने का 400 से 800 के बीच, ये आपका हॉस्टल चार्ज हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेस बिल, वही एक चीज़ है जो थोड़ी ज़्यादा लगती है। मेस बिल का अगर बात करें तो मिनिमम ये 2000 है, खाने का खर्चा आपका 2000 पर मंथ, या कहें तो अगर सबसे ज़्यादा हो तो 3000 पर मंथ। तो आपको, मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ, आपको वहाँ एमसीएम मिलता है 2000 पर मंथ। तो वो मेरे को नहीं लगता है कि आपका खाने का खर्च आपके घर वालों को उठाना पड़े। आप आराम से एमसीएम के थ्रू अपना आप खाने का खर्च आप खुद उठा सकते हो। तो पढ़ाई भी सबसे सस्ता, खाना भी सबसे सस्ता, खाने का कोई पैसा भी नहीं लगेगा क्योंकि आप अपने एमसीएम के थ्रू उसको भर सकते हो, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट। तो कहो तो कोई भी अगर आप क्लियर कर लेते हो, अगर आप गरीब फैमिली से भी बिलोंग करते हो, तो आपको ये टेंशन कभी नहीं लेना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे परिवार वाले के पास, मेरे माता पिता के पास मेरे पढ़ाई के खर्च को उठाने के लिए पैसे नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप आराम से सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एजुकेशन वहाँ से पा सकते हो। अब एक सबसे जो लास्ट सवाल है, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप इसकी तैयारी करते हो, जेन्युइन एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और कर लिए हो, तो आप अगर इस बार फॉर्म भरने वाले, फॉर्म अभी आई नहीं है, फॉर्म भर रहे हो, तो सबसे पहला आप चूज़ करो जेएनयू को। और जेएनयू के बाद भी इंडिया में बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो लैंग्वेज करवाती हैं। जैसे कि आप ईएफएलयू को ले सकते हो जो हैदराबाद में है, शांति निकेतन को ले सकते हो कोलकाता में है, जामिया दिल्ली में ही है। उसके बाद बीएचयू ले सकते हो, उसके बाद गोवा यूनिवर्सिटी ले सकते हो, दून ले सकते हो। ये सारे संस्थान लैंग्वेजेस में कोर्सेज करवाते हैं। तो आप इन सब में से किसी को चूज़ कर सकते हो। सबसे पहला प्रायोरिटी, सबसे पहला आप रखना जेएनयू को, क्योंकि
ये नहीं कह रहे हैं बाकी सब अच्छा नहीं करवाते हैं, लेकिन जेएनयू सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आप उसको रखो। और एक और चीज़ फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि अगर आप जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो जितना भी यूनिवर्सिटी का नाम मैंने अभी तक लिया, डीयू भी आप उसमें कंबाइन कर सकते हो। जितना भी यूनिवर्सिटी का मैंने नाम लिया, सारे का एग्ज़ाम पैटर्न मेनली सेम होता है। सारे का एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है। तो अगर आप जेएनयू के लिए तैयारी कर रहे हो और मान लीजिए आप किसी भी रीज़न से आपका जेएनयू में नहीं होता है, तो आप इन 6 सातों सारी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दो। और एग्ज़ाम पैटर्न सेम होने की वजह से किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपका हो जाएगा। और लैंग्वेज में होना मतलब आगे बीए करने के बाद जॉब श्योर। तो आप कहीं से भी लैंग्वेज कर सकते हो। तो ये यूनिवर्सिटी अपने ध्यान में रखिएगा। और अगर इतना ही है, अगर इसके बाद भी आपके पास अगर कोई सवाल हो तो नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल अगर पिकअप ना हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हो। टेक्स्ट के थ्रू आपका जवाब दे दिया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी और आपको चाहिए, मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कोई जानकारी होगी। और भी कुछ असिस्टेंस चाहिए होगा एडमिशन में या तैयारी करने में, तो आप नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो बस इतना ही था। और भी कुछ दिक्कतें हो तो आप पूछ सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप जितनी भी जानकारी आपको मिली हो, आप अपने परिवार वाले को, अपने दोस्तों को या आपके परिवार में कोई देने वाला हो, आप उनसे साझा कर सकते हो। या उनको अगर तैयारी करनी हो तो आप उनको हमारा नंबर दे सकते हो। वो हमारे थ्रू समझ सकते हैं कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ समझा सकते हैं। नहीं तो ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो, उन तक जाएगा तो वीडियो से उनका 90% डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ उनका डाउट क्लियर होगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।